हम लोगों के स्टूडियो में आए हैं, एक कोटवा के मेहमान हैं, एक बैडिया बनारस के मेहमान हैं, और हम लोग बुनकर की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो कोटवा मेहमान है, आप अपना तारुफ दीजिए। जी, मैं अनवर सागर कोटवा का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान समय में वहाँ पर वार्ड मेंबर भी हूँ और भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। और राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा में मैं बतौर जिला प्रभारी वाराणसी हूँ। और जहाँ भी बुनकरों की बात होती है, लोग हमको बुलाते हैं और बुनकरों की तरफ से मैं बुनकरों की आवाज़ सरकार के समक्ष रखता हूँ। आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम नसरुद्दीन अंसारी, मैं बजरदिया मोहल्ला रजा नगर का रहने वाला हूँ। तो आज हम लोग बुनकर के जो समस्याओं को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जैसे कि जो गरीब बुनकर एक है, एक अमीर बुनकर। गरीब बुनकर जो कि एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन चलाते हैं, वो ज़्यादातर ना बत्ती के बिल दे पाते हैं और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तानी बाना के नाम पर काम या नक्शा चेंजिंग के नाम पर। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं और बिजली को बिल भी नहीं जमा कर पाते हैं, तो इसके बारे में बताएं कि आदमी क्या करे। समस्या इतना ज़्यादा है बुनकरों का कि बुनकर का एक साल में 6 महीना मशीन चलता है, 6 महीना बंद रहता है। 6 महीना बंद रहता है और उसके बाद कभी तानी नहीं है, कभी बाना नहीं है, कभी धागा नहीं है, कभी जो है लाइट नहीं है, कभी मशीन बिगड़ा हुआ है। इसके कारण 6 महीने से कम मशीन चलता है और 6 महीने से ज़्यादा मशीन बंद रहता है। बुनकर समाज की ये स्थिति है कि वो सही तरीके से ना बिल जमा कर सकता है, ना सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। बुनकर समाज बनारस जो है, लोगों का तन ढांकने वाला बुनकर आज अपने बच्चों का पेट भी सही तरीके से पाल नहीं रहा। ये बुनकर की स्थिति हो चुकी है। बजरदिया की धरती पे सैकड़ों ऐसे कारखाने हैं, हैंडलूम और पावरलूम, जिसमें पानी भरा हुआ है। आज हमारे बीच कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई इंसान नहीं आ रहा है। चुनाव करीब आता है तो लोग हमारा वोट लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं वहां नेतागिरी शुरू होती है। मगर आज बनारस का बुनकर भुखमरी के कगार पे है। बनारस छोड़ के अलग अलग शहरों में, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली, अलग अलग शहरों में जाके अपनी रोजी रोटी तलाश कर रहा है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। बुनकर का हालत इतना बद से बदतर हो चुका है कि अनगिनत 1500 रोज बुनकर जो है बनारस छोड़ के पलायन कर रहा है। इसका जिम्मेदार यहाँ के बड़े गिरस्ता और कुछ जिम्मेदार लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो बुनकर प्राधान्य तंजीम जो और भी जो यहाँ के सरदार वगैरह हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी नहीं, हमारे सामने तो कोई ऐसा बात नहीं आया कि ये लोग जो तो इस मामले को बहुत सीरियस लिए हैं। तो हमेशा ये लोग बात करते हैं कि बुनकर जो तो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन कर क्यों रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर वो पलायन क्यों कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उनको मजदूरी कम मिल रही होगी। मजदूरी कम मिल रही है, सही समय से पैसा नहीं मिल रहा है, सही समय से धागा नहीं मिल रहा है। इसके वजह से वो लोग जो है, ऐसा स्थिति है कि 4-5 महीना जो है तो लग जा रहा है, लोगों का जो है तानी नहीं सट पा रहा है। इसके वजह से बुनकर पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, तो गरीब बुनकर पलायन कर रहे हैं या अमीर बुनकर पलायन कर रहे हैं? अरे वो एक साल ना माल बिकी तब भी रईस लोग यही ढिल रहे हैं। गरीब परिवार के लोग जा रहे हैं, तो जो जिसका पैसा है रोज कुआं खदना, रोज पानी पीना, वो लोग यहाँ से जो है सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद जा रहे हैं। लेकिन हमने चाहा ही नहीं, एक शायर कहा ना, हमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंखों के आंसू उनके आंखों से निकल सकते थे। हम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो बुनकर समाज अपना हालात बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आज हमारे समाज के लोग 2 घंटा 3 घंटा चाय पान के दुकान पे बैठ के अपना वक्त बिता देंगे, मगर उनसे कहा जाएगा कि एक मीटिंग है बुनकर समाज का, तो कोई नहीं आएगा। आज जो हमारे साथ हो रहा है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। तो लेकिन जहाँ तक सब्सिडी की बात है, लोग सरकार से जब करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किलोवाट पर सब्सिडी की बात करते हैं। लेकिन जो गरीब बुनकर है, जो बिल नहीं दे सकता है, तो उनके लिए से 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक कुछ कम रेट के लिए ये लोग बात नहीं करते। 1-2 किलो की बात ही नहीं है। एक मशीन लगाने वाला इंसान अपना रकम बेच के, अपने वाइफ की कान की बाली बेच के, सोने का हार बेच के या कुछ भी बेच के वो पावर लूम लगाता है।
अपने रिश्तेदारों से 10,000 20,000 कर्जा लेकर वो पावर लूम लगाता है। जिसके घर में 1 या 2 पावर लूम हो, हमारी सरकार से, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि 1-2 पावर लूम वालों को बिजली फ्री दिया जाए, और उसके ऊपर के जो जिसके पास मशीन है, जो ज्यादा मशीन चलाते हैं उनके ऊपर कुछ उचित रेट से एक रेट फिक्स कर दिया जाए। 1-2 मशीन वालों को फ्री दिया जाए, क्योंकि एक मशीन चलाने वाला इंसान, एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, एक उसके माँ बाप हैं, 2 उसके बच्चे हैं। एक आदमी चला के इस महंगाई के युग में एक कमाने वाला 6 लोगों को पालन पोषण नहीं कर सकता। उसमें से हर महीने उसको 400-450 रुपया बत्ती का बिल भी जमा करना पड़ेगा। तो वो या बत्ती का बिल जमा करे, या माँ बाप को पाले, या बच्चों को पाले, या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाए। एक इंसान ये सारा खर्चा नहीं उठा सकता। इसलिए मेरी बाबा योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग है कि एक मशीन वालों को अगर वो बिजली फ्री देंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो सागर साहब, आप बताइए कि आप बुनकर समाज से जुड़े हैं, तो बुनकर समाज में और क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, ये आपका सवाल तो बहुत ही बड़ा सवाल है। आपने इस मुद्दे पर बात शुरू किया है। मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल का और आपका। साथ ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस मामले में कि सरकार जब तक किसानों के तर्ज पर बुनकरों की भलाई नहीं करेगी, बुनकरों की भलाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूँगा कि जैसे किसान के लिए सरकार धान और गेहूं का रेट तय करती है, उनका अनाज पैदा होने के बाद जो रेट तय किया जाता है सरकार द्वारा, वो बहुत ही लाभकारी चीज़ है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बुनकरों की जो साड़ी तैयार होती है, उनका पक्का माल जो तैयार होता है, उसको बेचने के लिए सरकार द्वारा कोई क्रय केंद्र खोला जाए, ताकि ये अपना पक्का माल बना करके बुनकर वहाँ जा करके बेच सके कम से कम। और कच्चा माल खरीदने के लिए भी जैसे किसानों के लिए यूरिया, बीज वगैरह देती है सरकार, एक अपना विक्रय केंद्र खोल करके, इसी तरह इनको कच्चा धागा भी मिलना चाहिए सरकार द्वारा। कोई ऐसा अनुसंधान बना दिया जाए जहां से इनको कच्चा माल मिले और ये पक्का माल बना करके वहां जाकर के बेच सके। ये अगर होता है तो बुनकरों के हक में बहुत अच्छी बात होती है। बुनकरों का घोर शोषण किया जाता है, और शोषण किस किस प्रकार से किया जाता है मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। जहाँ तक आपने बिजली की बात कही, बिजली का रेट जो आपने कहा कि आजकल बढ़ा दिया गया है, 2014 के बाद से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है देश में, बिजली में तो सुधार किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने समाजवादी सरकार में देखा, बिजली चाहे जब चली जाती थी, गांव में या शहर में कोई नियम कानून नहीं था बिजली को लेकर के, और जब अधिकारियों से इसकी बात कही जाती थी बिजली सुधारने की, तो सीधे तौर पर उनका जवाब होता था कि बिजली का पैदावार ही कम हो चुका है, पानी की कमी है, कोयले की कमी है, इस तरीके का हवाला उनके द्वारा दिया जाता था। लेकिन जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, वही पोल, वही तार, वही वायर, वही ट्रांसफार्मर, वही विभाग, सब ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाता है। बिजली की सप्लाई तुरंत ठीक कर दी जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा बिजली का बोझ डाल दिया जाता है बुनकरों के ऊपर कि ये उससे उभर नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो 1-2 मशीन के बुनकर हैं बेचारे, बिल तक से जमा नहीं कर पाते, उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन काटने के बाद उनकी वो दशा होती है कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। कितने लोग पलायन किए, मेरे ख्याल से 10,000 बुनकर तो बनारस से पिछले साल पलायन कर चुके हैं। कुछ सूरत गए हैं, कुछ बंगलोर गए हैं, कुछ और बड़े बड़े शहरों में गए हैं, परिवार के साथ गए हैं। अब घर मकान छोड़ कर के इतना दूर जाना रोजी रोटी कमाने के लिए, और उसके बाद भी सरकार हमसे कहे कि हम विकास कर रहे हैं, यूपी को डिजिटल बना रहे हैं, यूपी को स्मार्ट बना रहे हैं, तो ये शर्मनाक बात है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए बुनकरों के लिए। ये बनारस का बहुत ही प्राचीन कारोबार है, बनारस की जिंदगी से जुड़ी हुई है, और इसी कारोबार को अगर विलुप्त कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, तो बुनकर कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो देखिए कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इससे कोई कन्नी काट नहीं सकता।
तमाम तरह के योजना को लेकर के मोदी जी बराबर घोषणा करते रहते हैं। कभी आपने सुना होगा 2200 करोड़, कभी 2000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, ये सब तरह तरह की बातें अखबारों में छपती रहती है। लेकिन बुनकर कहाँ से कहाँ पहुंचा, इस पर किसी ने आज तक चर्चा नहीं किया। ना हमारी तंजीम के लोगों ने किया, ना कोई राजनीतिक समाज के लोगों ने किया। पिछले 2 साल पहले मैंने देखा था कि ये सब्सिडी को लेकर के, फ्लैट रेट को लेकर के जगह जगह गांव-गांव में लोग घूमते थे, तंजीम इकट्ठा करके बैठ करके बातचीत करते थे। इस सिलसिले में कुछ लोग लखनऊ भी गए थे, जिसमें मेरे ख्याल से लोहता वर्तमान पार्षद शमीम नोमानी भी गए थे। तो वहाँ पर इन लोगों को आश्वासन दिया गया कि ठीक है, मैं इस पर विचार करूँगा बिजली मंत्री के द्वारा, लेकिन उस पर अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया उस मामले पर। अब सुनने में आ रहा है कि आप पहले अपना सत्यापन कराइए, सत्यापन विभाग जाकर के सत्यापन करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के बुनकर हैं। आप छोटे बुनकर है या मध्यम बुनकर है या मेगा बुनकर है। आप पहले अपना कैटेगरी तोड़वाइए सरकार के समक्ष, उसके बाद सरकार आपके बारे में सोचेगी। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आप जिस एंगल से बुनकरों को नापना चाहते हैं, जिस पैमाने से, जिस कसौटी से बुनकरों को नापना चाहते हैं, आप नाप लीजिए। लेकिन जो लाभार्थी हैं, जो लाभ लेने लायक हैं, जो गरीब दबे कुचले बुनकर हैं, मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कम उनकी देख रेख सरकार करे और उनको सस्ती बिजली दे। आज वो हाल है, मैं देख रहा हूँ रूरल में भी, शहरी में भी। शहरी एरिया में बिजली शायद 1700 के करीब पहुंच गई है, वो भी 2 किलोवाट की बिजली। 2 किलोवाट में ये लोग बना रहे हैं 3 HP। 3 HP में ये लगभग 1700 रुपया का बिल वसूल रहे हैं पर मंथ। देहात में हमने देखा था लगभग 1400 से 1500 रुपया पर मंथ ले रहे हैं लोग 2 किलोवाट पर। तो अभी इसमें भी आप इतना चुका रहे हैं तो आपका मीटर जीरो नहीं बता रहा है, आपका मीटर रेगुलर चलता जा रहा है। बुनकरों में एक भय बना हुआ है, एक डर बना हुआ है कि किसी दिन सरकार अगर चाहेगी तो मीटर से कहेगी कि पूरा बिल इसका निकाल दो और इसको बेदखल कर दो घर से। बुनकर इस बात को लेकर काफी सहमा हुआ, काफी डरा हुआ है कि हम एक तो बिजली का भुगतान भी कर रहे हैं, दूसरे हम डर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक न्यूनतम रेट बुनकरों के लिए तय करे ताकि बुनकर इज्जत की रोटी कमा सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर